नमस्कार। आज हम ओरछा की गलियों में और बुंदेलखंड के इतिहास में एक एक तरह का सफर करने वाले हैं। डॉक्टर रविंद्र पस्तोर की किताब है राय प्रवीण। उसके जरिए कोशिश करेंगे कि उस दौर की हवा को महसूस करें। जी, बिल्कुल। और ये सफ़र हमें मिलाएगा ओरछा की कोकिला कही जाने वाली राय प्रवीण से। लेकिन बात सिर्फ उनकी कहानी की नहीं है। हाँ। हम उस पूरे माहौल को, मतलब उस संस्कृति और उस इतिहास को भी टटोलने की कोशिश करेंगे जिसने जिसने ऐसी शख्सियत को पनपने दिया। ये उस बुंदेलखंड की कहानी भी है जिसे अक्सर भुला दिया गया है। हाँ, सही कहा। और हमारे पास डॉक्टर पस्तूर की किताब के वो हिस्से हैं जो राय प्रवीण के जीवन पर, उनके समय के रीति रिवाजों पर और बुंदेलखंड की उन खास बातों पर रोशनी डालते हैं जो शायद आज हमें उतनी पता नहीं है। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ और है। यकीनन, यकीनन। हमारा इरादा सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि वो जो इतिहास है, जो लोक कथाएं हैं, संस्कृति है, उसके उस महीन धागे को समझना है जिससे राय प्रवीण का जीवन बुना गया था। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे वक्त के साथ कुछ किरदारों को, मतलब जैसे नर्तकी या रखेल जैसे आसान खांचों में डाल दिया जाता है, हाँ, ये होता है। जबकि उनकी असलियत कहीं ज्यादा परतदार होती है, जटिल होती है। तो हम उस बुंदेलखंड को भी जानेंगे जिसने कभी देश के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी थी, भले ही बाद में, मतलब उपेक्षा का शिकार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बुंदेलखंड के माहौल से। किताब बताती है कि ये इलाका कभी मुगल और ब्रिटिश दौर में तो काफी अहम था, पर बाद में। हाँ, बाद में पिछड़ेपन और गरीबी में घिर गया। ये कड़वी सच्चाई है कि पलायन और सूखा वो जैसे वहां की पहचान से जुड़ गए। पलायन, हाँ। बिल्कुल। गर्मियों में अक्सर आप देखें तो खेत, घर, कुएं, तालाब तक सूख जाते थे। रोजगार के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था। तो सोचिए ऐसे माहौल में कला, संस्कृति, जीवन, ये सब कैसे सांस लेता होगा। और एक बात और, उस दौर के इतिहास को आज के चश्मे से देखना ये कितना सही है। किताब भी शायद इस पर जोर देती है। जी, बिल्कुल देती है। हमें उस जमाने की सोच, उनके जो संस्कार थे, सामाजिक रिवाज थे, उनको उन्हीं के संदर्भ में समझना होगा, अपने आज के पूर्वाग्रहों से, मतलब हटकर। पूर्वाग्रहों से हटकर। बिल्कुल सही। जैसे वो गंधर्व विवाह का चलन था या राजनर्तकी का पद, आज शायद हमें ये बातें पूरी तरह समझ ना आए। सही बात है। और बिना समझे किसी पर उंगली उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी के चरित्र को सही मानने के लिए मन हजार सबूत मांगता है। बिल्कुल। इसीलिए उस दौर की सच्चाई को, परिस्थितियों को समझना पहले जरूरी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसी समझ को आगे बढ़ाते हैं। किताब में हरबोलों का जिक्र आता है। ये कौन थे? बड़ा दिलचस्प नाम लगा मुझे। हाँ, है तो दिलचस्प। इसके दो मतलब बताए गए हैं। एक तो वो सैनिक जो युद्ध में राजा की सेना के सबसे आगे रहते थे, मतलब हरावल दस्ता। अच्छा, हरावल। जी। लेकिन जो ज्यादा मशहूर मतलब है वो दूसरा है। ये वो गायक और कथावाचक थे जो गांव-गांव घूमकर राजाओं और वीरों की गाथाएं सुनाते थे। वो याद है सुभद्रा कुंवारी चौहान की कविता? अरे हाँ, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वही। बिल्कुल वही। वो इन्हीं हरबोलों की तरफ इशारा करती है। अच्छा, तो एक तरह से ये वो लोग थे जिन्होंने कहानियों और किस्सों के जरिए बुंदेलखंड के इतिहास को मतलब जिंदा रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया। बिल्कुल। ये जो मौखिक परंपराएं थीं, जिन्हें बोलियां भी कहा गया, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं। ये इतिहास और संस्कृति को बचाने का एक जीता जागता तरीका थीं। और आज भी बुंदेलखंड की पहचान इनसे बहुत गहरे जुड़ी हुई है। और जब बुंदेलखंड की कहानियों की बात होती है तो आल्हा उदल का नाम तो सबसे पहले आता है ना? हाँ, उनका जिक्र तो बनता ही है। महोबा के राजा परमाल के समय के 5 मशहूर वीर थे: आल्हा, ऊदल, ब्रह्म कुमार ढेबा और मलखान। ऊदल के जन्म पर कहते हैं धरती 2.5 हाथ धस गई थी। फिर रानी मल्हाना ने उन्हें पाला। मामा माहिन थे जो ऊदल के खिलाफ कान भरते रहते थे। और फिर ऊदल का मांडोगढ़, जो आज का मांडू है, वहां जाकर अपने पिता और चाचा की मौत का बदला लेना, ये सब उनकी वीर गाथा के हिस्से हैं। और वो कहावत वो तो आज भी लोग बोलते हैं। हाँ। 12 बरस लो कूकर जीवे, 16 में लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। ये पंक्तियां ऊदल के उस अदम्य साहस और जज्बे को दिखाती हैं। कमाल है। जी। और आल्हा गायन तो आज भी मॉनसून के वक्त ढोलक की थाप पर ऊंची आवाज में गाया जाता है। घंटों तक लोग बंधे रहते हैं,
ये बुंदेलखंड की आत्मा की आवाज है, कह लीजिए। आल्हा ऊदल तो है ही, लेकिन राजा छत्रसाल का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। बेशक, चंपत राय के बेटे थे वो। उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली थी और मुगलों से टक्कर लेने के लिए गुरिल्ला युद्ध का रास्ता अपनाया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, पन्ना के आसपास उन्होंने अपना राज कायम किया और एक बार जब मोहम्मद बंगश ने उन्हें घेर लिया, तब उन्होंने मदद के लिए बाजीराव पेशवा प्रथम को वो मशहूर दोहा भेजा था। हाँ, वो वाला, जो गति ग्राह गजेंद्र की। सोगति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। और कहते हैं कि बाजीराव उस वक्त खाना खा रहे थे और वो दोहा सुनते उठ खड़े हुए, खाना छोड़कर मदद के लिए निकल पड़े थे। ये दिखाता है कि उस दौर में वचन की, मदद की कितनी कीमत थी। बुंदेली आन बान शान का प्रतीक है ये। बिल्कुल। और इन वीर गाथाओं के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो वीरता से ज्यादा मतलब इंसानी जज्बातों को, विश्वास को और त्रासदी को छूती है, लाला हरदौल की। हाँ, ये कहानी मैंने भी सुनी है, वाकई दिल को छू जाती है। जी। ओरछा के राजा थे जुझार सिंह, उनके छोटे भाई थे हरदौल। किताब बताती है कि वो बड़े बहादुर थे, इंसाफ पसंद थे, प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। जब जुझार सिंह दक्कन गए हुए थे तो राजकाज हरदौल ने ही संभाला था। लेकिन जब राजा लौटे तो उनके मन में शक का बीज पड़ गया। वो सोने चांदी की थाली वाली घटना हुई, शक की सुई रानी चंपावती पर भी उठी। और फिर हरदौल ने अपनी भाभी की पवित्रता साबित करने के लिए जहर पी लिया, सिर्फ एक शक की बिना पर। ये तो ह्यूमिलेटिव। हाँ, बिल्कुल। महज 23 साल की उम्र थी उनकी, खीर में मिला जहर पी लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। लोक मान्यता है कि जब उनकी बहन कुंजावती की बेटी की शादी हुई और भात भरने वाला कोई नहीं था। भात एक रस्म होती है जिसमें भाई अपनी बहन के ससुराल तोहफे लेकर जाता है। हाँ, पता है। तो कहते हैं कि हरदौल रूहानी तौर पर आए और उन्होंने सारी रस्में निभाई। आज भी बुंदेलखंड में शादी का पहला न्योता हरदौल को जाता है। खाने का एक हिस्सा उनके नाम का रखा जाता है। वो लोक देवता बन गए। कमाल है। मतलब इतिहास, लोक कथा और विश्वास सब कैसे एक साथ गुथे हुए हैं। और हरदौल की तरह ही ओरछा के इतिहास में एक और नाम है जो कला, बुद्धि और शायद त्रासदी का प्रतीक बन गया, राय प्रवीण। किताब उनकी कहानी कहाँ से शुरू करती है? उनकी कहानी का सिरा जुड़ता है पुनिया नाम की एक लड़की से। लोहार की बेटी थी वो। ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह वो शिकार के लिए या शायद इलाके के दौरे पर बरंधुआ गांव के पास से गुजर रहे थे। ये गांव 2 टोरियों मतलब छोटी पहाड़ियों के बीच बसा था। तभी उन्हें एक बहुत मीठी आवाज सुनाई दी। पुनिया कोई लोकगीत गा रही थी, शायद विदाई का गीत था, ओ बेटी नदियों परदेस। और राजा उस आवाज की तरफ खिंच गए, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। गांव के मुखिया ने मना भी किया कि महाराज उधर मत जाइए, वो लोहार का घर है, पर राजा सीधे उसके घर पहुंच गए। अच्छा। पुनिया पहले तो डर गई, छिचकी, लेकिन फिर बड़ी बेबाकी से गारी गाने लगी। गारी शादी ब्याह में गाया जाने वाला लोकगीत होता है, अक्सर छेड़छाड़ भरा, आंगड़दम बागड़दम, कुछ ऐसा। हाँ, सुना है। तो राजा उसकी आवाज के जादू से और इस निडरता से इतने खुश हुए कि उसे इनाम में कलदार दिया, मतलब चांदी का सिक्का, और उसके पिता शंकर लोहार को हुक्म दिया कि अगले दिन उसे लेकर किले में हाजिर हो। क्या शंकर लोहार आसानी से मान गए होंगे अपनी बेटी को महल भेजना? उस जमाने में तो और भी मुश्किल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल आसानी से नहीं। शंकर लोहार तो अपनी भट्टी को ही मंदिर मानते थे, अपना गांव छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन एक तो राजा का हुक्म था और फिर शायद बेटी के भविष्य की चिंता भी होगी, दहेज का इंतजाम, अपनी जाति से बाहर अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल। इन्हीं सब बातों को सोचकर वो पुनिया को लेकर ओरछा आ गए। और यहाँ से पुनिया की जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। उसकी तालीम शुरू हुई फिर। जी हाँ। राजा ने उसे अपने गुरु, मंत्री और उस दौर के बहुत मशहूर कवि थे केशवदास, उनके हवाले कर दिया। केशवदास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। हाँ, वही। संस्कृत के बड़े विद्वान थे, पर हिंदी मतलब खड़ी बोली में भी कमाल का लिखते थे। उन्होंने पुनिया को गायन, नृत्य, कविता, बुंदेली साहित्य सब कुछ सिखाया, विधिवत शिक्षा दी। पुनिया को लोहार के काम में तो कोई रुचि थी नहीं, पर सीखने में उसने खूब मन लगाया। तो ये पुनिया राय प्रवीण कैसे बनी? इस नाम के पीछे क्या कहानी है? ये पदवी कैसे मिली? ओरछा में हर साल एक बड़ा संगीत समारोह होता था, तो पुनिया को भी अपनी कला दिखाने का मौका मिला।
उसने वहां राई नृत्य पेश किया। राई नृत्य, हाँ वो बुंदेलखंड का खास नृत्य है ना? जी हाँ, बहुत तेज गति का नृत्य होता है। नर्तकी चमकीली पोशाक पहनती है, भारी गहने होते हैं और नगाड़े और ढोलक की तेज थाप पर कमाल की फुर्ती से नाचती है। साथ में उसने अपना गायन भी प्रस्तुत किया, कबहू जादकुनिया, कुछ ऐसा ही कोई गीत। पूरा दरबार बस देखता रह गया। राजा इंद्रजीत भी, वो भी हैरान रह गए होंगे। हैरान ही नहीं, वो तो मोहित हो गए। राजा इतने खुश हुए कि मंच पर आए, भगवान को चढ़ाने के लिए जो माला रखी थी वो उठाई और पुनिया के गले में डाल दी। अरे वाह। और साथ ही उसे राय की पदवी दी और उसकी कला में कुशलता को देखते हुए प्रवीण नाम दिया। इस तरह वो लोहार की बेटी पुनिया अब बन गई राय प्रवीण, ओरछा की राज नर्तकी। वो खूबसूरत तो थी ही, आवाज में जैसे सरस्वती का वास था, कविता में भी माहिर हो गई। वो ओरछा का गौरव बन गई। राजा इंद्रजीत और राय प्रवीण के बीच का जो रिश्ता था, उसे किताब कैसे बयान करती है? ये किस तरह का रिश्ता था? काफी जटिल लगता है। हाँ, नाजुक और जटिल तो था ही। दोनों के बीच गहरा लगाव था, इसमें तो कोई शक नहीं। पर उम्र का फासला काफी था और सबसे बड़ी बात थी समाज और जाति की दीवार। राय प्रवीण एक पारंपरिक विवाह चाहती थी, पूरे रीति रिवाज से, ध्रुव तारे को साक्षी मानकर। लेकिन राजा के मन में दुविधा थी, क्या एक लोहार की बेटी से बुंदेला खानदान का राजा शादी कर सकता है? समाज क्या कहेगा, धर्म इसकी इजाजत देगा या नहीं, ये सब सवाल थे। तो फिर इस मुश्किल का हल कैसे निकला? शादी हुई या नहीं? यहाँ फिर केशव दास ने भूमिका निभाई। उन्होंने गंधर्व विवाह का रास्ता सुझाया। गंधर्व विवाह, अच्छा। हाँ, ये प्राचीन भारत की एक विवाह पद्धति थी जो लड़का लड़की के आपसी प्रेम और सहमति पर आधारित होती थी, बिना किसी खास रस्म रिवाज के। केशव दास ने ही राय प्रवीण को इसके लिए राजी किया और फिर गुप्त रूप से दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया गया। राय प्रवीण अब आनंद भवन में रहने लगी। किताब में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है जो शायद उनके रिश्ते को अच्छे से बताती है। कभी कभी इश्क केवल पास बैठने भर से खुद को पूरा कर लेता है। उनके बीच एक गहरा खामोश सा रिश्ता बन गया था। लेकिन ऐसी कहानियों में अक्सर कोई ना कोई टकराव तो होता ही है। महल के अंदर सब कुछ इतना शांत तो नहीं रहा होगा, जरूर कोई प्रतिक्रिया हुई होगी। बिल्कुल नहीं, कहाँ शांत रहा होगा। राजा की जो पहली पत्नी थी राव रानी, वो राय प्रवीण की बढ़ती शोहरत और राजा के झुकाव से जाहिर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं राय प्रवीण उनकी जगह न ले ले, उनके बच्चों का हक न मारा जाए। तो ईर्ष्या का भाव आना स्वाभाविक था उस स्थिति में। क्या किताब राव रानी के नजरिए को भी सामने रखती है? क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियों में दूसरी रानी को बस विलन बना दिया जाता है। हाँ, और ये इस किताब की खास बात है कि वो राव रानी की तरफ से भी सोचने का मौका देती है। देखिए, वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो राजा के साथी थीं, परिवार का केंद्र थीं। सही बात है। जब राजा अपना सारा वक्त, सारी दौलत राय प्रवीण पर लुटाने लगे तो उन्हें अपने और अपने बच्चों के सम्मान और भविष्य की चिंता हुई। तो उन्होंने जो कदम उठाया, मतलब राय प्रवीण की खबर दिल्ली में बादशाह अकबर तक पहुंचाना, उसे उन्होंने शायद अपनी और राज्य की इज्जत बचाने का एक तरीका समझा होगा। अच्छा। हाँ, ये उस दौर की जो बहुविवाह प्रथा थी, उसके उलझनों को और एक रानी की मजबूरियों को भी दिखाता है। ये शायद सिर्फ ईर्ष्या से बढ़कर था। तो राव रानी ने अकबर तक खबर पहुंचा दी कि ओरछा में एक बेहद खूबसूरत और कला में माहिर नर्तकी है। जी बिल्कुल। अपने जानने वालों के जरिए राय प्रवीण की खूबसूरती और कला की तारीफें बादशाह अकबर तक पहुंचा दी। अब अकबर कला का कद्रदान तो था, लेकिन खूबसूरत औरतें उसके हरम की शान भी बढ़ाती थी। उसने फौरन ओरछा फरमान भेज दिया कि राय प्रवीण को दिल्ली दरबार में पेश किया जाए। ये तो राजा इंद्रजीत और राय प्रवीण के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई होगी। अकबर का हुक्म, उसे टालना मतलब बादशाह से दुश्मनी मोड़ लेना। बिल्कुल। इंद्रजीत किसी कीमत पर राय प्रवीण को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन बादशाह से बैर लेना भी मुमकिन नहीं था। अकबर ने यह भी कहा था कि अगर नहीं भेजा तो 1 लाख सोने की मोहरों का भारी जुर्माना लगेगा। 1 लाख बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। बहुत बड़ी। आखिरकार ओरछा की इज्जत और राजा के मान के खातिर राय प्रवीण ने खुद ही आगरा जाने का फैसला किया। उनमें गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा भी था, वो यानी अकबर मेरी कविता से ही पराजित होगा। वाह, ये सफर कैसा रहा होगा? बैलगाड़ी से आगरा तक का सफर,
मन में न जाने कितनी आशंकाएं होंगी। बहुत मुश्किल सफर रहा होगा। किताब के मुताबिक बैलगाड़ी में गईं वो, साथ में केशवदास और कुछ भरोसेमंद सैनिक थे। रास्ते में घने जंगल, पहाड़ियां, सराय, छोटे छोटे गांव, झांसी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, इन सब से होते हुए करीब हफ्ता 10 दिन लग गए होंगे आगरा पहुंचने में। ये सिर्फ मीलों का सफर नहीं था, मन के अंदर भी एक बड़ा तूफान चल रहा होगा। और फिर आगरा में मुगल दरबार। कैसा रहा होगा वो मंजर? क्या हुआ वहां? सोचिए जरा, कितना भव्य दरबार लगा होगा। बादशाह अकबर अपने नौरत्नों के साथ तख्त पर बैठा होगा। बीरबल, तानसेन सब होंगे। पहले केशवदास ने अपनी लिखी कवि प्रिया का पाठ किया और कहते हैं इशारों में अकबर को चेताया भी। चेत रे चेत अजों चित्तंतर। फिर राय प्रवीण आधे घूंघट में दरबार में हाजिर हुई। उनकी खूबसूरती और हाजिर जवाबी का क्या असर हुआ दरबार पर, अकबर पर? अकबर ही नहीं, पूरा दरबार उन्हें देखकर दंग रह गया। अकबर ने तो फौरन उन्हें अपने हरम में शामिल होने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन राय प्रवीण जरा भी नहीं डरी। उन्होंने बहुत निडर होकर जवाब दिया। वही मशहूर दोहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल वही। बिनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, जूठी पातर भकथें, बारी बायस स्वान। इसका मतलब क्या था? इतनी हिम्मत, बादशाह के मुंह पर ऐसा जवाब देना? उन्होंने साफ साफ कह दिया, हे बुद्धिमान बादशाह अकबर, मेरी विनती सुनिए। मैं राजा इंद्रजीत को समर्पित हूँ, उनकी जूठन हूँ, और जूठी पत्तल को तो बारी यानी सेवक, कौवा, बायस या कुत्ता स्वान ही खाते हैं। बाप रे, सीधे सीधे अकबर जैसे ताकतवर बादशाह को मतलब कौवा कुत्ता कह देना, ये उनकी बुद्धि, उनकी हाजिर जवाबी और अपनी निष्ठा पर अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। बिल्कुल। अकबर ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? गुस्सा तो बहुत आया होगा उसे। पहले तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, जाहिर है उसकी शान के खिलाफ थी ये बात। लेकिन फिर वो राय प्रवीण की इस बेबाकी, उनकी बुद्धिमानी और अपने राजा के प्रति उनकी वफादारी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने ना सिर्फ उन्हें माफ कर दिया, बल्कि सम्मान के साथ तोहफे देकर ओरछा वापस भेज दिया। तो कहानी का अंत सुखद हुआ। राय प्रवीण ने अपनी बुद्धि और निष्ठा से जीत हासिल की, वो बच गई। काश ऐसा होता। कहानी का अंत बहुत दुखद है, बहुत त्रासद। क्या मतलब? जब राय प्रवीण आगरा में अपनी ये परीक्षा दे रही थीं, यहाँ ओरछा में राजा इंद्रजीत अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे। उन्हें अपराध बोध सता रहा था कि उन्होंने राय प्रवीण से सबके सामने विवाह नहीं किया, उसे इस मुश्किल में डाल दिया। वो गहरी निराशा में, शायद जिसे आज हम डिप्रेशन कहते हैं, उसमें चले गए थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने राय प्रवीण का सिर्फ इस्तेमाल किया और जरूरत के वक्त उसका साथ नहीं दे पाए। उनकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। राजा की? जी, वो अकेले रहने लगे थे। खाना पीना नींद सब छूट गया था। मन में बुरे ख्याल आते थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी ही नजरों में गिर गए हैं। शायद गीता का वो श्लोक उनके मन में घूमता रहता था, क्रोध से मति मारी जाती है। तो राय प्रवीण की विजयी होकर लौटने की खबर ओरछा पहुंचने से पहले ही राजा इंद्रजीत ने अपने प्राण त्याग दिए थे। हे भगवान, ये क्या हुआ? तो राय प्रवीण जब जीत कर लौटी तब उन्हें तो पता ही नहीं था। हाँ, वो तो जीत की खुशी में थीं, शायद दुल्हन की तरह सजी हुई थी राजा से मिलने के लिए। लेकिन ओरछा में तो मातम छाया हुआ था। राजा का अंतिम संस्कार बेतवा नदी के किनारे जो शाही छतरियां हैं वहां हो रहा था। राय प्रवीण सीधे वहीं चिता स्थल पर पहुंची। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुपचाप राजा के चरणों में प्रणाम किया, फिर चिता से एक चुटकी राख उठाई और अपनी सूनी मांग में भर ली। और उसके बाद एकदम शांत भाव से बेतवा नदी की तेज धार में उतर गईं और हमेशा के लिए उसी में विलीन हो गईं, अपने प्रियतम से मिलने, उसी नदी में जिसने ओरछा को जीवन दिया था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एक बेहद त्रासद अंत, मतलब कला, प्रेम, बुद्धि, निष्ठा और आखिर में बलिदान। उनकी विरासत क्या रही फिर? लोग कैसे याद करते उन्हें? मौन विद्रोह का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी ओरछा के इतिहास में, वहां के लोगों की यादों में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। आज भी ओरछा में राय प्रवीण महल नाम की एक इमारत है। माना जाता है वो उन्हीं की याद दिलाती है। हालांकि इसको लेकर कुछ अलग मत भी हैं इतिहासकारों में। और ये पूरी कहानी हमें सिर्फ राय प्रवीण के बारे में नहीं बताती, बल्कि उस पूरे बुंदेली संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। वहाँ के लोकगीत जैसे गारी, आल्हा, कजरी, वहाँ के लोक नृत्य राई, सेरा,
वहाँ के त्योहार 12 महीनों के त्योहार चलते हैं, घनमौर से दिवाली तक। वहाँ का खान पान, दाल बाफले, महुआ से बनी चीजें, गुलचुर नाम की एक मिठाई, वहाँ की हस्तकला जैसे डोकरा आर्ट, और वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज जैसे शाम को चौपाल पर बैठना जिसे अथाई कहते हैं, या लाला हरदौल की पूजा। हाँ, और ओरछा का वो अनोखा राम राजा मंदिर भी तो है, जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। बाकायदा पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है उन्हें। ये सब मिलकर बुंदेलखंड की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर बनाते हैं। तो ये थी राय प्रवीण की कहानी, कला, प्रेम, सम्मान, बुद्धि और आखिर में एक दुखद अंत का एक ऐसा ताना बाना जो हमें इतिहास के गलियारों से लेकर बुंदेलखंड की उस धड़कती हुई संस्कृति तक ले गया। जी, और ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं होता। इसे किरदारों की उलझनों, उनकी मजबूरियों और उनके समय के सच के साथ देखना कितना ज़रूरी है। चाहे वो राय प्रवीण हो, राजा इंद्रजीत हो या फिर राव रानी ही क्यों ना हो, हर किरदार की अपनी कहानी, अपना सच है। किताब में ओरछा के महलों का भी जिक्र है। राय प्रवीण महल, जहांगीर महल, राजा महल, बेतवा किनारे वो छतरियां आज भी खामोश खड़ी हैं। ये जो पत्थर की इमारतें हैं, ये भी तो अपनी कहानियां सुनाती होंगी, है ना? बिल्कुल सुनाते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब इन इमारतों से जुड़ी कहानियां वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं या उन पर अलग-अलग दावे होने लगते हैं। जी, ठीक वैसे ही जैसे राय प्रवीण जैसी शख्सियतों को लेकर हमारी समझ भी बदलती रहती है, व्याख्याएं बदलती रहती हैं। इन पत्थरों के सीने में न जाने कितनी ऐसी कहानियां दफन हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाएंगे। एक अधूरापन शायद हमेशा रह जाता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।